रही है। मैं सबसे कहता भी हूँ कि अगर आपको आईएएस बनना है तो अगर कोई एक स्किल आपको चाहिए तो वो है केवल उत्तर लिखने की स्किल। और मुझे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स याद आते हैं जिन लोगों ने अपने उस प्रयास में सफलता हासिल की जब उनकी पढ़ाई का स्तर बहुत ऊंचा नहीं था, कम पढ़े, उसके बाद भी सफल हुए। और जब मैं सोचता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ तो मेरे पास कोई दूसरा उत्तर आता ही नहीं है। मतलब ऐसे बहुत सारे आईएएस टॉपर्स हैं, उनकी प्रकृति से, उनके अभ्यास से, पढ़ाई करने की मात्रा से, पढ़ाई करने की शैली से परिचित हूँ और बहुत विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूँ कि अधिकांश टॉपर्स वो हैं जिनके पास सबसे बड़ा गुण लेखन शैली का था। उनको ये पता था कि कैसे अपनी बात को प्रस्तुत करना है। देखिए, परीक्षक आपको नहीं जानता, उसकी आपको जानने में रुचि भी नहीं है ना। उसके पास तो आपका विजिटिंग कार्ड है, आपकी उत्तर पुस्तिका। आपकी उत्तर पुस्तिका से ही आपके पूरे व्यक्तित्व को वो समझेगा। और इस परीक्षा में 2025 में से 1750 अंक आपके लिखे हुए पर आने हैं। लेखन सुंदर होना चाहिए, लेखन में प्रभाव ऐसा हो कि कोई परीक्षक आपका उत्तर पढ़े तो उसके मन में ये भाव है कि बस इसी बच्चे को ढूंढने के लिए सारा प्रपंच रचा गया था और वो आपको बहुत अच्छे अंक देके, मतलब कम से कम उसकी तरफ से आपके आईएएस बनने की बाधाएं समाप्त हो जाएं। आगे तो ठीक है, इंटरव्यू भी है, बाकी पक्ष भी है। तो क्योंकि परीक्षक के लिए आप केवल एक उत्तर पुस्तिका हैं, इसलिए सारा फोकस हमारा इस बात पर आज के सेमिनार में रहेगा कि आपकी उत्तर पुस्तिका ऐसी कैसे बने कि परीक्षक को रियलाइज हो कि इसी व्यक्ति को चुनने के लिए मुझे नियुक्त किया गया था। आज आपको कुछ पेज मिले होंगे, वो पेजेस हम अपने सामने लगातार रखेंगे। मैं सोच रहा था कि उत्तर लेखन को अमूर्त रूप में समझाना एक कमज़ोर बात है कि मैं आपसे कहूं कि ऐसा लिखो वैसा लिखो। रियल क्वेश्चंस देखकर आपको जो समझ में आएगा उसकी बात अलग होगी। ये सारे प्रश्न वही हैं जो पिछले 3 सालों में यूपीएससी में आए, जीएस में, और उनमें से भी चुन चुन के मैंने वो प्रश्न निकाले जो किसी न किसी सेंस में थोड़े से चुनौती देने वाले प्रश्न हैं। ऐसा नहीं कि मैं सारे प्रश्न करेंगे, मैं जो भी बताऊंगा उसमें एग्जाम्पल के तौर पर इनमें से कोई प्रश्न लूंगा और आपसे कहूंगा कि इस प्रश्न के आलोक में इस बात को हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहला पक्ष मैं बता चुका हूं, वो ये कि उत्तर लेखन का महत्व इतना ज़्यादा है कि आपकी सारी सफलता टिकी है इसी के ऊपर। इससे अंतर इतना पड़ता है कि मतलब 2 तरह के लोग, अगर मैं आपको एग्जाम्पल देके बताऊं, निशांत जैन को इतना ऊंचा रैंक मिला, मतलब लाख कारण आप सब उसके गिन लीजिए। मुझसे जब जब पूछा जाएगा, मैं निशांत से भी कहता हूँ, सबसे कहता हूँ कि सबसे बड़ा कौशल उसका लेखन कौशल है। एक लड़का 236वां रैंक आईएएस में है पहले अटेम्प्ट में, और उसको खुद पे भरोसा नहीं था। उसने मेंस देने के बाद तय किया कि मैं विषय बदल के फिर तैयारी करूंगा। उसने हिस्ट्री और हिंदी साहित्य से 2008 में एग्जाम दिया। जेएनयू से वो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी था। जब उसने दे दिया एग्जाम तो उसको लग रहा था कि मैं हिस्ट्री में बहुत अच्छा लिख नहीं पाया हूँ, मुझे भरोसा नहीं जम रहा, मैं हिस्ट्री छोड़ के फिलॉसफी लेना चाहता हूँ। तब मैं फिलॉसफी पढ़ाई करता था उस समय। उसने मेंस देने के बाद फिलॉसफी में एडमिशन लिया, फिलॉसफी पूरा 3 महीने पढ़ भी लिया, तैयार कर लिया। उसके बाद मेंस का रिजल्ट आया, उसने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू उसका बहुत अच्छा नहीं हुआ। संयोग से हुआ यह कि जो इंटरव्यू बोर्ड के चेयरपर्सन थे बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति थे, उनको ईश्वर अध्यात्म में बहुत रुचि थी। वो हर उम्मीदवार से पूछते थे ईश्वर के बारे में, उम्मीद और अध्यात्म के बारे में। और जब कोई आध्यात्मिक बात करता था तो सुर से सुर मिल जाता था, उनके बहुत खुश होते थे। ये जेएनयू से पढ़ा हुआ था। जेएनयू में ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड में विचारधाराओं का जो असर है उसमें गैर आध्यात्मिक विचारधाराएं केंद्र में रहती हैं। थोड़ा बहुत वामपंथ का तड़का, अम्बेडकरवाद, स्त्रीवाद, ये सब मुद्दे वहाँ पर ज़्यादा केंद्र में रहते हैं। तो ये विद्यार्थी भी कुछ कुछ उस बेंट ऑफ माइंड का था। चेयरपर्सन ने पूछा, अध्यात्म को लेकर 2-4 सवाल पूछे, ईश्वर को लेकर पूछे। इसने खुल के कहा कि मेरी ईश्वर में कोई रुचि नहीं है। क्या आप विश्वास करते हैं? जी नहीं, मेरा विश्वास है कि ईश्वर नहीं है। ऐसी बातचीत हुई 5-7 मिनट तक। वो लगातार कोशिश करते रहे कि किसी तरह से मान जाए बच्चा, लेकिन बच्चा माना ही नहीं। बच्चा अड़ा रहा अपनी बात पे। उसने कहा है ही नहीं ईश्वर, तो मैं क्यों मानूं। और जब उसको बाद में ये पता लगा कि बोर्ड के जो चेयरपर्सन थे वो ये वाले सवाल इसलिए पूछते हैं क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा रुचि है उन चीज़ों में,
तो उसने सिर पीट लिया और उसने कहा कि अच्छा हुआ, विषय चेंज कर लिया, अगली बार ठीक से दूंगा और सिलेक्ट हो जाऊंगा। और जब रिजल्ट आया तो उसका 36वां रैंक आया उसी साल। इंटरव्यू में बहुत अच्छे नंबर नहीं आए, साधारण अंक आए, लेकिन मेंस में उसने झंडे गाड़ दिए थे। दोनों विषयों में 350 की रेंज या उससे ज़्यादा नंबर उसके आए। और वो इसलिए आए क्योंकि उसको इस बात का एहसास नहीं था कि उसकी आंसर राइटिंग स्किल्स इतनी शार्प थी कि हिस्ट्री के जिन प्रश्नों को लेकर उसको लग रहा था कि उसने बहुत अच्छे नहीं लिखे हैं, वो प्रश्न उसने बाकी लोगों की तुलना में इतने अच्छे लिखे थे कि परीक्षक उसकी उस मौलिकता से ही प्रभावित हुआ और इतने सारे नंबर उसको दे के आईएएस बना दिया। और मैं ऐसे 25 लोगों को जानता हूँ जो कम पढ़े थे और आईएएस बने हैं, और ऐसे 50 को जानता हूँ जो खूब पढ़े और उसके बाद भी आईएएस नहीं बने हैं। और इन दोनों के बीच का जो गैप है, अंतराल है, मेरी राय में उस अंतराल का संबंध उत्तर लेखन क्षमता से है। इसलिए थोड़ा ध्यान से, केयरफुल होकर सारी बातों को समझिए और फिर आज से ये ऐसा लिखिए कि कालिदास को लगे कि मैं सही देश में पैदा हुआ था, मेरे देश का सिलेक्शन गलत नहीं था। ठीक है, ऐसा ही लिखेंगे। तो सबसे पहली बात, एक काल्पनिक से बात करते हैं, एक अच्छा उत्तर कैसा होता है। ये बात आपने खूब सुनी होगी कि उत्तर अच्छा होना चाहिए, पर अच्छा उत्तर कैसा होता है, उसको पहचाने कैसे। तो कुछ 5-6 कसौटियां पहले दिमाग में रखते हैं और फिर हम स्टेप बाय स्टेप हर प्रश्न पर बात करेंगे कि अच्छे उत्तर के लिए हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है। जो अच्छा उत्तर लिखने के चैलेंजेस हैं, उन सब चैलेंजेस को एक एक करके एग्जाम्पल लेके सॉल्व करेंगे, ताकि आपको उदाहरण के साथ समझ में आए कि कैसे मैनेज करना है। देखिए, अच्छे उत्तर में कुछ कसौटियां हैं। सबसे पहली कसौटी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा अच्छे उत्तर में जो विस्तार है या उसकी जो परिधि है वो उपयुक्त होनी चाहिए। तो पहले हम केवल पॉइंट्स नोट करते हैं, फिर उसकी व्याख्या करेंगे कि इसका मतलब क्या होगा, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। दूसरी बात मैं कह सकता हूं कि उसमें अनुपात और संतुलन, इन दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए, अनुपात का, संतुलन का। तीसरी बात, एक अच्छा उत्तर हमेशा प्रामाणिकता से भरा उत्तर होता है, ऑथेंटिसिटी से भरा होता है या ऑथेंटिक होता है, प्रामाणिक होता है। तीसरी बात, उसमें प्रामाणिकता होनी चाहिए। और ये प्रामाणिकता किस सेंस में है, हम प्रश्न लेंगे, एग्जाम्पल लेके समझेंगे उसको। ये तीनों बातें उत्तर के कंटेंट को लेकर हैं कि उत्तर की विषय वस्तु क्या है, आप उत्तर में क्या लिखने वाले हैं। और जो बाकी बातें हैं उनका संबंध उत्तर के प्रेजेंटेशन से है। और जब प्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो सबसे पहली बात है कि आपकी जो भाषा है वो कुछ गुणों से युक्त होनी चाहिए। भाषा में कौन से गुण होने चाहिए, लिस्ट बनाते हैं अभी। और पांचवी बात, भाषा के अलावा जो नॉन लिंग्विस्टिक प्रेजेंटेशन है, तो इसको हम प्रस्तुतिकरण कह के अभी काम चला देते हैं। प्रस्तुतिकरण की कुछ तकनीकें आपके पास ऐसी हों जो आपके उत्तर को खतरनाक बना दें। ये 4-5 बातें दिमाग में रखते हैं, इनमें से एक एक को लेके समझना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है कि आपके उत्तर का विस्तार और परिधि उपयुक्त हो। उपयुक्त का मतलब क्या हुआ? देखिए, खराब उत्तर लिखने वालों में जो कमी होती है उसमें से एक कमी यह होती है कि पूछा क्या गया है उसको ठीक से समझे बिना वो कुछ ऐसी बातों को शामिल कर देते हैं जो नहीं पूछी गई हैं। कभी कभी पूरा उत्तर ही इस बात पर चला जाता है जो नहीं पूछा गया है, क्योंकि एग्जैक्टली वो समझ नहीं पा रहे कि उनके द्वारा लिखे जाने वाले उत्तर के प्रश्न की सही परिधि और सही विस्तार कितना था। तो विस्तार और परिधि के मामले में सबसे पहला नियम है, जो पूछा गया है वही लिखे। इस वही को मैं उद्धरण चिन्ह में लिख रहा हूं, जोर देके लिख रहा हूं। जो पूछा गया है वही लिखे, और वही का मतलब है ना उससे कम ना उससे ज्यादा। अब वही के दो मतलब ये हैं, एक तो अनावश्यक बातें ना लिखें। ऐसा लालच कई बार हो जाता है, जैसे आपने एक टॉपिक को बहुत गहराई से पढ़ा, बहुत ही गहराई से पढ़ा, प्रश्न उसके बारे में आया, किंतु
उस कंटेक्स्ट में नहीं आया जो आपने पढ़ा हुआ था। ऐसा होता है, कई बार होता है। अब आपको बेचैनी इस बात की है कि जो मैंने पढ़ा था वो जीवन में इसी एक दिन काम आ सकता था और आज ही वो काम नहीं आ रहा, और आप परीक्षा को थोड़ा प्रभावित करना चाह रहे हैं कि देखो मैंने कितना पढ़ा है। उस समय अपने मन पे कंट्रोल करना, नियंत्रण रखना बड़ा मुश्किल काम होता है, बेहद मुश्किल है। जैसे आपने द्वितीय विश्व युद्ध का घटनाक्रम ठीक से पढ़ा हुआ है, पहले किसने किस पे हमला किया, फिर क्या हुआ, स्टालिन ने क्या किया, हिटलर ने क्या किया, अमेरिका कब कूदा, इंग्लैंड का क्या रोल था, जापान, जर्मनी, सब आपने रटा हुआ अच्छे तरीके से। और आपको किसी अध्यापक ने बता दिया है कि इस बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर प्रश्न आने की खतरनाक संभावना है। इससे आपका उत्साह और बढ़ गया है। प्रश्न आया भी, लेकिन बदल के आ गया, और प्रश्न ये पूछा है, अगर आप प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो वैसा क्या करते कि दूसरे विश्व युद्ध की नौबत ना आती। प्रश्न ये पूछ लिया है। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से नहीं आया है सवाल।